कोई कंसर्न है अब तक के टॉपिक्स में? असाइनमेंट्स हो रहे हैं। एक फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, अभी और कुछ दिन बचे हैं तुम्हारे। अ, कब बैच शुरू हुआ था तुम्हारा? 26। तो ये 26 को तुम्हारा रिफंड डेट रहेगा, लेट से ये 26 तक या 25 तक जो छुट्टी है। तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। यू कैन टेक रिफंड। आई एम सीरियस अबाउट दिस। अगर तुम्हें असाइनमेंट्स नहीं करने हैं या हमने दिया हुआ टास्क नहीं करना है या अभी भी हो नहीं रहा है तुमसे कि नहीं सर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है ये कोडिंग का पार्ट कैसे है क्या है, तो अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें कि प्लीज रिफंड लो। काम अगर नहीं करना है तो, क्योंकि हमने कल भी मैंने जो टीएसएससी में बोला है, एफर्ट्स पे हम वर्क नहीं कर सकते। हम इतना सारा दे रहे हैं, एफर्ट्स वाला पार्ट तुम्हें ही करना है। क्योंकि हम असाइनमेंट दे रहे हैं, बोल रहे हैं तुमको, वो ध्यान से तू रख रहे हैं उसको, क्या डाउट सॉल्विंग के लिए तुमको पूछ रहे हैं, इवन व्हाट्सएप पे तुम्हारा मैसेज आता है तो रिप्लाई कर रहे हैं वहां पे। सारा फैसिलिटी है। 1 to 1 में भी हम बात कर रहे हैं ना कि भाई तुमको अगर दिक्कत है क्लास में पूछने के लिए तो 1 to 1 मैसेज करो, स्क्रीनशॉट भेजो, पूछो। कल एक दो लोगों ने पूछा था मुझे क्वेश्चन, तो क्या मैंने आंसर नहीं किया? क्या किया ना? तो ये रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि प्लीज, अगर तुम्हें नहीं करना है, मतलब यहाँ पे मैं तुम लोगों को इसलिए ये बोल रहा हूँ कि खुद से तुम करो ऐसा बोल ही नहीं रहे ना हम। डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो हम बोल रहे हैं कि हम हेल्प करने के लिए रेडी है। फिर ये भी अगर तुम्हें नहीं करना है तो तुमची शिकण्याची लायकी नाही। सिंपल टर्म्स में समझो ये, कि अगर तुम्हें कोई 1 to 1 असिस्टेंस दे रहा है, बोल रहा है कि भाई नहीं समझा है तो मुझे 1 to 1 में आके पूछ, 1 to 1 में भी अगर तुम्हें दिक्कत है तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। ये पार्ट समझो पहले। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? अब 1 to 1 से आगे कुछ नहीं हो सकता। सब चीजें मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ की मला क्लासमध्ये भीती वाटते विचारायला, ऑनलाइन वाले बोलेंगे कि लेट से मुझे नहीं करना है सबके सामने स्क्रीन शेयर वगैरह जो भी है। कुछ लोगों को मैंने स्क्रीन शेयर करना सिखाया है लिटरली, गूगल मीट पे। वो लास्ट के कुछ डेमो लेक्चर्स होंगे यूट्यूब पे, जाके देखो। उनमें एक दो लोगों को मैंने स्क्रीन शेयर करना सिखाया है कि बाबा तिथे जा, तिथे क्लिक कर, ऐसे शेयर कर, ये कर। इंस्टॉलेशन से लेके सारी चीजें बता रहे हैं। तो फिर भी अगर तुमसे नहीं हो रहा है, अगेन, वी आर नॉट हियर फॉर बिजनेस। मैं बहुत से बार बोल चुका हूँ। या फिर हमको तुम्हारे कॉलेज के टीचर्स को ट्रीट करते हो वैसा ट्रीट मत करो कि उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ फिर उसने वही से एमटेक किया और वही से वो तुम्हें अभी टीचर बन के पीपीटी से पढ़ा रहा है। ऐसे टीचर्स के कैटेगरी में हमको मत लो। वी आर नॉट टीचर्स बाय, क्या मजबूरी में टीचर्स नहीं है। टीसीएस जैसा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आया हूं मैं इधर, क्योंकि मुझे पसंद है टीचिंग। मुझे विनायक सर को, रंजीत को, सारे टीचर्स हमारे जो है, ये तो हमारे सारे स्टूडेंट्स है, मतलब मैं भी स्टूडेंट ही हूँ विनायक सर का। तो ऐसे मजबूरी में आया है कोई, वैसा नहीं है। टीचिंग प्रोफेशन को तुमने वैसा बदनाम करके रखा है, आई डोंट नो व्हाई। अब इन्हीं का कुछ लोगों की वजह से होगा वो, कि कुछ नहीं हुआ तो, एमपीएससी नहीं हुआ तो अब मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ उसी में। ठीक है, मैं सिलेक्ट हुआ था 4 जगह पे। एमपीएससी वाला बोलता है मैं 4 एग्जाम्स क्रैक कर चुका हूँ, पर मुझे नहीं जाना है जॉब के लिए, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो वो है टीचर तुम्हारे लिए। तो मजबूरी में नहीं बनाया ना, तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट करो उन लोगों को। उन लोगों को बोल रहा हूँ मैं स्पेसिफिक। तो दिस इज लास्ट वार्निंग। अगर कोई असाइनमेंट देता हूँ, और कितने दिन है अभी? 21। और 4 दिन है तुम्हारे पास। ये 4 दिन में डिसाइड करो मुझसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, एंड प्लीज टेक दैट डिसीजन। 26 के बाद मैं एंटरटेन नहीं करूंगा फिर कि सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। या मैं मेरे साइड से इतना कमिट कर सकता हूँ कि तुम आधी रात को भी हेल्प मांगो, हम करेंगे। 1 to 1 में हेल्प करेंगे। कोई अगर बोलता है कि मुझे टॉपिक समझाओ सर 1 to 1 में बैठ के, तो वी आर रेडी फॉर दैट एज वेल। बट मैं खुद होके कैसे आऊं ना तुम्हारे पास? तुमने आना चाहिए ना अभी। इतना स्पून फीडिंग तो नहीं चलता है। चौथी पांचवी क्लास में हो क्या तुम? आर यू गेटिंग द पॉइंट?
तुम्हें हमारा कंसर्न समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मैं खुद वो फेज से गया हुआ, आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। कि किसी को क्लास में पूछने में डर लगता है। पहली बात तो डर नहीं लगना चाहिए, हम इतना कैजुअल एटमॉस्फेयर दे रहे हैं तुमको। हम बोल रहे हैं कि भाई क्वेश्चंस करो। गलत तो गलत, क्वेश्चंस करो ना। किसी का मजाक उड़ा रहा हूं क्या मैं यहाँ पे? कि ऐसे कैसे क्वेश्चंस कर लिया? एटलीस्ट सी प्रोग्रामिंग में तो नहीं करूंगा। कल को जावा में जाने के बाद सर कुछ बोल सकते हैं। सर भी इसलिए बोलेंगे क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में इतना सब होने के बाद भी अगर तुम जावा में जाके कोई फालतू क्वेश्चन करते हो तो फिर तुम डांट खाने के लायक हो ना। किसी ना किसी ने डांटना चाहिए ना तुम्हें। तो हमारा वो ये है क्या, फ्लो ही वैसा है कि मेरे लेक्चर्स में यू विल गेट वार्निंग्स। बिकॉज सी में वार्निंग्स आती है, जावा में वार्निंग नहीं आती। जावा में सीधा क्या आता है? एक्सेप्शन आता है, एरर आता है। जावा वार्निंग पे काम नहीं करता है। यहाँ पे तुम अगर हैश इंक्लूड stdir.h नहीं करते हो, वो बोलता है कि इम्प्लिसिटली मैं प्रोवाइड करता हूँ, कंसीडर करता हूँ कि भाई तू नया है। बट जावा में वो सब नहीं होगा। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। कुछ एमसीक्यूज वगैरह के डाउट होंगे लास्ट, या कुछ लास्ट असाइनमेंट्स के डाउट होंगे तो पूछो। तो आज चालेल का बेटा? काय नाव आहे तुझं? रोशनी चौधरी सावंत. हा, ठीक आहे. अजून कोण आलाय आजच? तू, तुझं नाव काय? लेक्चर्स केलेत का आधीचे? लेक्चर्स करो बेटा, ऐसा नहीं है. हाँ लेक्चर्स करा, मेरा वही कहना है, वो कनेक्टिविटी है, फ्लो है पूरा. ठीक है. पहले के लेक्चर्स नहीं करोगे तुम्हें अभी कुछ समझेगा नहीं ना. फायदा नहीं है उसका कुछ. कव्हर कर किंवा पुढच्या बॅचला बस. ठीक आहे. कव्हर करायचं ट्राय कर, ते नाही झालं तर पुढच्या बॅचला बस. येस, क्वेश्चंस. क्वेश्चन सांग. int a is equal to 5 if a plus plus and हाँ. अब इसका मुझे किसी ने पूछा था ऑनलाइन कि ये कंपाइलेशन एरर है करके देखा क्या? मैंने बोला था ना ऑनलाइन, किसी को मैं ऑडियो डाला था. किसने पूछा था मुझे? दोनों नहीं पूछ सकते, मेरे को एक ही नंबर से आया था. लैब में पूछा आदेश सर को, क्या आया फिर? कंपाइल ही नहीं होता ना. तो मैंने तो बोला था ना ऑडियो में, वो कंपाइल नहीं होता है. तो वही मैं बताने वाला था, इसलिए तेरे को बोला था लेक्चर में बताऊंगा कि जीपीटी का लिमिटेशन कहाँ तक है और अपना अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक है. ठीक है. जीपीटी क्या बोला उसका? आता है आंसर? क्या आता है? हाँ करता हूँ. यस. जीपीटी क्या बोला, क्या आता है? अरे तो आता है तो कुछ तो आता होगा. हाँ बट आंसर तो आएगा ना नीचे. पुढचा क्वेश्चन सांग काय इथे. प्रिंटर ए है का? एल्स, एल्स क्या? एल से वगैरह है क्या कुछ? अच्छा, प्रिंटर मुंबई है. हाँ. फिलहाल तो कंपाइलेशन एरर आता है, समझो कैसे. तुम्हारा इक्वल्स टू दो पार्ट में डिवाइड करेगा चीजों को. तो ये बन जाएगा तुम्हारा एलएचएस, ये बन जाएगा तुम्हारा आरएचएस. अब एलएचएस में क्या है तुम्हारे? ए प्लस प्लस एंड ए, ऐसा तुम्हारे एलएचएस में है. अब एलएचएस में एंड ऑपरेटर है, तो एंड ऑपरेटर कुछ काम करेगा एंड इट विल रिटर्न 0 और 1. मतलब एलएचएस में तुम्हारे 0 आएगा, नहीं तो मतलब ही एलएचएस में तुम्हारे क्या आया? कांस्टेंट. एलएचएस में कांस्टेंट नहीं आ सकता ना. कांस्टेंट को कुछ असाइन कर सकते हो क्या तुम? तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, 0 इज इक्वल टू 5 या 1 इज इक्वल टू 5. ये पॉसिबल ही नहीं है. 1 में 5 जा नहीं सकता क्योंकि 1 क्या है? कांस्टेंट. तो इसलिए वो आया कंपाइलेशन एरर. क्यों बोल रहा है कि ऐसा आया होगा ना, एल वैल्यू रिक्वायर्ड समथिंग, ऐसा एरर आया होगा तुमको कि भाई एलएचएस में तुम्हें वेरिएबल चाहिए.
तभी तुम ये 5 को उसको डाल सकते हो ना, उसमें जगह चाहिए, जगह, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, ये क्या है, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, क्लियर है। फिर इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम यहां पे ब्रैकेट्स प्रोवाइड करो, क्लियर है, ब्रैकेट्स प्रोवाइड करोगे तो ब्रैकेट्स प्रोवाइड करने की वजह से अब ये सेपरेट पार्ट हो गया। अब a इक्वल्स टू 5 है लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर है, राइट, वो डिवाइड नहीं कर रहा है दो चीजों को कहीं पे, तो a यहां पे क्या देगा 5, राइट, एंड a इज इक्वल टू 5 है क्या वहां पे, 0 है वहां पे शायद, हाँ, a इज इक्वल टू 0, तो a क्या बन गया 0, एंड ऑपरेटर को क्या मिला 0, तो सॉरी मतलब a को क्या मिला उधर 0, तो एंड ऑपरेटर को भी क्या मिला 0, तो हो गया किसमें एल्स में। अब रही बात a प्लस प्लस की, तो a प्लस प्लस हो भी गया होगा, तो a ने क्या किया उसको, a इज इक्वल टू 0 ने क्या किया 1, मतलब ही यहां के बाद a प्लस प्लस तुरंत हो गया होगा, मतलब 5 प्लस प्लस 6 हो गया होगा, बट इसने इसको क्या किया a को कन्वर्ट 0 कर दिया ना वापस, तो यहाँ पे a क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन अनडिफाइंड बिहेवियर में भी जा सकता हूं कि प्लस प्लस ने बोला कि इस लाइन के सारे काम निपटा लो, बाद में मैं जाके a प्लस प्लस करूंगा, तो इसने इधर 5 रखा, a ने इसमें डाला कितना 0, आगे जाने पे वो प्लस प्लस का काम अगर बचा होगा तो वो अगर हो गया तो फिर क्या आएगा a 1, सो बिहेवियर एकदम स्ट्रिक्टली तुम बता पा रहे हो क्या, तो यहां तक तुम्हें क्लियरिटी चाहिए कि ऐसा ऐसा भाई हो सकता है। क्यों चाहिए क्लियरिटी, क्योंकि आगे चल के अगर मुझे आउटपुट मुंबई 1 मिल रहा है तो मुझे क्लिक होगा कि ऐसा बिहेवियर है, मुंबई 0 मिल रहा है तो मुझे क्लिक होगा कि ऐसा बिहेवियर है, कंपाइलेशन एरर मिल रहा है तो मुझे समझेगा कि क्यों मिल रहा है, वो डिटेक्ट होना इज इंपॉर्टेंट। गेटिंग द पॉइंट, ये समझा है क्या, क्लियर। और एक दो क्वेश्चंस के आंसर उसमें गलत होंगे, तू पण विचारलं होतं आय थिंक, थर्ड सेकंड नाही, क्वेश्चन सांगा, क्या है क्वेश्चन, हाँ पल्लवी को क्वेश्चन डालो, कौन सा क्वेश्चन दिया है रंजित सर ने, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, हाँ कुछ, either year and date. DBA का है सर. If divided by 4, if divided by 100, if divided by 400, then it's a leap year. Hence not leap year. Hence leap year. Hence not leap year. पर मैं practice कर जो प्रॉब्लम है. वापस पढ़ो, If divided by 4. if divisible by 4, हाँ. If divided by 100. if divisible by 100 मतलब and, If divided by 400, then leap year. Else not leap year. Else leap year. Else not leap year. मतलब ऐसा पद्धति है. अच्छा इस तरीके से है, मतलब कोड है क्या ये, नहीं प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे लिखा है, हाँ. और क्या बोला क्या है उन्होंने करने को उसमें, हाँ तो सारा ही तो उन्होंने बोला है, मैं क्या फाइंड आउट करूं मतलब पूरा, अरे उन्होंने हमने किया है ना वही तो पार्ट, इफ क्या किया है ईयर मॉड 4 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 100 और मॉड 400, ये तो हमने किया है ना, मतलब वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि चेक ईयर इज लीप और नॉट, राइट, ईयर इज लीप और नॉट ऐसे होना चाहिए, बट ठीक है वो भी करेक्ट है। वो बोलेगा कि मैं डेवलपर को क्यों एज्यूम करूं कि डेवलपर को पता होता है लीप ईयर क्या है,
इसलिए उसने वो दिया है। अब वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने को इतना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हम कोडिंग में भी इफ लगा रहे हैं और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी इफ ही बोला है, बट एंड ऑपरेटर कहाँ पे और ऑपरेटर कहाँ पे, तो उसने वो बोलना चाहिए था। अब वो एंड और नहीं यूज करेगा, बट इंग्लिश का एंड और तो यूज करेगा उधर। तो किया है क्या उसने? वही क्वेश्चन है वो, लीप ईयर जो हमने लिया है। पल्लवी वो क्वेश्चन डालो ना बेटा, मैं वही पूछ रहा हूँ कब से कि रंजित सर ने क्या दिया है क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन दिया है रंजित ने? हाँ, नोट्स क्या? हाँ म्हणजे लेट से 7,000 अमाउंट आहे किंवा 7,220 अशी अमाउंट है, तो इसके लिए तुम्हें 500 के कितने नोट लगेंगे, फिर 200 के कितने लगेंगे? हाँ, तो बराबर है ना क्या? क्या करना चाहिए तुमने यहाँ पे? इसको मैं 500 से क्या करूंगा? मॉड, डिवाइड नहीं मॉड, या डिवाइड करो, दोनों करने पड़ेंगे एक्चुअली, क्योंकि कितने लग रहे हैं वो निकालने के लिए, कितने बचते हैं वो निकालने के लिए। तो कितने लग रहे हैं वो निकालने के लिए पहले क्या करूंगा? डिवाइड। इसका जो रिजल्ट आएगा वो है कितने 500 के नोट्स लग रहे हैं मुझे, ठीक है। तो N500 वेरिएबल का नाम है, N से शुरू हो रहा है, चलेगा, ठीक है। N500, तो N500 मेरा आया, जो भी मेरा नंबर है, कोड ही लिखना स्टार्ट करते हैं ना, पर पहले एल्गोरिथम में समझते हैं कि मेरा अमाउंट कितना है, 7220, ठीक है। फिर क्या चाहिए तुम्हें? N500, N200, N100, N50, N20, N10, फिर चिल्लर है उसके आगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? इतने वेरिएबल तुम्हें लगने वाले हैं। अब सबसे पहले तुम क्या करोगे? हाईएस्ट से शुरू करोगे, तुम बोलोगे N500 इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 500, इससे तुम्हें N500 मिल गया। क्लियर है क्या? N500 मिल गया। अब तुम्हें क्या चाहिए? N200 ना, तो N200 के लिए तुम्हें वापस अमाउंट में जाना है क्या? तुम्हें बचे हुए अमाउंट में जाना है। तो बची हुई अमाउंट मतलब क्या? तो बची हुई अमाउंट मतलब ही अमाउंट को मैं मॉड करता हूं 500, राइट, और फिर मुझे बची हुई अमाउंट मिलती है। फिर बची हुई अमाउंट मुझे नए वेरिएबल में रखनी है या उसी वेरिएबल में रखनी है, वो मैं मेरा डिसीजन ले लूंगा, ठीक है। तो मैं इसको अमाउंट में ये कर देता हूं, बट अमाउंट वेरिएबल चला गया अभी मेरा, मतलब 7220 अमाउंट चला गया। बाद में मुझे अगर ऐसे दिखाना है कि 7220 अमाउंट को इतने इतने नोट्स लगते हैं, तो जो 7220 वाला आंकड़ा है वो तो चला गया ना पिक्चर से, तो इसलिए मैंने एक अलग वेरिएबल भी यूज करना चाहिए था। समझ में आ रहा है? टेम्पररी या कुछ वेरिएबल यूज करना चाहिए था। तो ऊपर वाला पार्ट है, लेट से कुछ टेम्प में मैंने क्या कर लिया, अमाउंट डाल दिया, बाद में टेम्प को यूज कर लूंगा, राइट। अभी तो अमाउंट के साथ काम कर रहा हूं। तो मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग फिलहाल क्या हुआ? मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग अमाउंट में है 7220, टेम्प में है 7220, फिर N500 बना। N500 में कितना आया? कितना? 7 ना? नहीं 7 नहीं, कितना? 500 के कितने लगेंगे? 14, ठीक है। बचेगा कितना अमाउंट नीचे? 220, तो 220 बचेगा। तो वो जो 220 बच रहा है अमाउंट मॉड 10, उसको मैं वापस किस में डाल रहा हूं? तो 220 में से मुझे क्या निकालना है? तो नोट 200 इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 200, इससे मुझे क्या मिला? N200 जो क्या है
2 ना, क्या सॉरी 1, 220 है ना, 1। और फिर अमाउंट मॉड 200, वो क्या होगा तुम्हारा आगे वाला अमाउंट, सो दैट इज 20। क्लियर? अब तुम आगे क्या करोगे, आगे से n100 क्या, अमाउंट मॉड 100। अब n100 कितना मिलेगा तुम्हें, 0 मिलेगा। n100 कितना मिलेगा, 0। फिर अमाउंट को तुम कम करोगे, सॉरी यहाँ पे डिवाइड चाहिए, यहाँ पे मॉड चाहिए, इससे तुम्हें नया अमाउंट मिलेगा, दैट विल बी कितना, वो 20 ही रहेगा ना अभी भी। 20 को अगर तुम 100 से मॉड करते हो, नीचे क्या बचेगा, 20 ही बचेगा। फिर ऐसे करते करते वापस n50 पे आते हो, तुम बोलते हो अमाउंट को डिवाइड करो 50 से, राइट। और फिर अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट मॉड 50। फिर ऐसे करने के बाद वापस अब तुम आते हो n20 पे। n20 कितना मिलेगा, n20 अमाउंट मॉड सॉरी डिवाइड 20, तो n20 मिला तुम्हें 1, और अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट मॉड 20, तो क्या मिलेगा 0। मतलब जब तक अमाउंट 0 नहीं होता हमें जाना है आगे, अमाउंट 0 जब तक नहीं होता तब तक हमें आगे जाना है। तो कहा मुझे इफ एल्स लगा इसमें कोई, यहाँ पे मुझे कोई इफ एल्स नहीं लगा ना अभी, समझ में आ रहा है, कुछ भी इफ एल्स नहीं लगा। पर तुम बोलोगे सर इफ एल्स नहीं लगा बट तुम्हारा ये वेस्ट जा रहा है ना, क्या मतलब तुम कोड ऐसा कर रहे हो कि मुझे बस चाहिए था कि भाई 500 के 14 नोट्स लग रहे हैं, 200 का एक और 20 का एक, ये 100 और 50 का काउंट मुझे नहीं चाहिए। 100 और 50 के 0 लग रहे हैं, इससे मुझे क्या लेना देना, राइट। तो अब यहाँ पे तुम्हें वो हैंडल करना पड़ेगा। अब तुम्हें यहाँ पे इफ एल्स लगाना पड़ेगा कि अगर ऐसा ऐसा है तो 0 अगर है इसका मतलब नंबर ऑफ काउंट अगर 0 है तो वहां पे हमें जाना नहीं है, उस अकॉर्डिंग तुम इफ एल्स लगा सकते हो। लेकिन ये सॉर्टेड है क्या फिलहाल, दिस इज ओनली बेसिस ऑन द बेस्ड ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। कल को मैं उसमें लूप भी लगा सकता हूं, कब तक जाना है, जब तक अमाउंट 0 नहीं होता तब तक एक 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 कैलकुलेट करते जाना है। अब फिर यहाँ पे कैसे हैंडल करोगे, अब बताओ तुम तुम्हारा इफ एल्स वाला कोड। तुमने क्या कंडीशन लगाए वहां पे वो बताओ, सभी कंडीशंस के लिए इफ, तो फिर इफ क्या, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 0, अमाउंट स्मॉलर देन 0 हो ही नहीं सकती, अमाउंट वो डालने ही नहीं देनी यूजर को स्मॉलर देन 0। वो व्हाइल वगैरह के केस में लगेगा मुझे, ये इफ के केस में क्यों मुझे वो लगेगा, अलग तरीके से बता रहे हो तुम कुछ। अमाउंट है मेरे पास, अब मेरे पास इतने सारे वेरिएबल्स है, अब अमाउंट आने वाला है तो इतने वेरिएबल्स लगने ही वाले हैं, उसमें से कितने नोट्स लगते हैं नहीं लगते हैं वो अलग बात है। बट यहाँ पे तुम किस तरीके का इफ एल्स डाल रहे हो, हाँ बट चलो ऑल इफ की बात करते हैं। पहला इफ क्या है तुम्हारा, अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500, तो n500 इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 500, और अमाउंट को मैं छोटा करके भेज रहा हूं इधर, ठीक है। मतलब उसमें से 500 के नोट कट गए, अभी बचा हुआ अमाउंट इतना है, तो इस इफ में अगर जाता है तो अमाउंट कम करके आगे भेजेगा। फिर तुम यहाँ पे चेक करोगे इफ अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 200, तो तुम फिर वो 200 वाला लॉजिक लगाओगे, अमाउंट कम करके भेजोगे। अब इफ अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100,
राइट। तो अभी के केस में इस इफ में वो आता ही नहीं ना, वो 50 के इफ में जाता, वो सीधा जाता 20 के इफ में। समझ में आ रहा है? एक के बाद उसको ये करना है। अब यहाँ पे एल्स क्यों नहीं लगा सकते? यहाँ पे अगर एल्स लगाओगे तो किसी भी एक में ही जाएगा वो, राइट। मतलब ही अमाउंट अगर 500 से बड़ा है तो 500 का कैलकुलेशन कर लेगा, बाकी वाले इसमें जाएगा ही नहीं। लेकिन हमें वो फिल्टर करते करते, मतलब इफ 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 लगाया। अब ये इफ किसके लिए है? बस ये कोड में से ये जीरो वाले कैलकुलेशन कम करने के लिए, कैलकुलेशन कम करने के लिए, ना दिखाने के लिए। लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ, स्टिल हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड कि कितने नोट किसमें लगे हैं? क्योंकि यहाँ पे फिर तुम्हें प्रिंट पे यहीं पे करना पड़ेगा, 500 के इतने लगे। मेरा कहना है लास्ट में मुझे बताना है, लास्ट में मुझे बताना था कि किसके क्या क्या लगे हैं, कितने लगे। रिक्वायरमेंट मेरा अलग अलग हो सकता है ना। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, फिर वो तो इफ कहीं पे भी लगा सकते हो तुम। यहाँ पे तुम्हें प्रिंट करना ही है ना, ये इफ वहां पे क्यों है फिर? मेरा क्या कहना है कि भाई यहाँ पे अगर मुझे अमाउंट मिलता है, यहाँ पे अगर मुझे एक अमाउंट मिलता है तो मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर सकता हूँ क्या, कि 500 के इतने लगे। फिर मुझे यहाँ पे मैं मतलब क्या यहाँ पे कुछ काम करने जाता हूँ, n100 मुझे मिलता है 0। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, इफ n100 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, मतलब तो कुछ मत प्रिंट करो, या नॉट इक्वल टू 0 है तो प्रिंट करो। तो वो जो तुम इफ एल्स की बात कर रहे हो, मतलब तुम्हें समझा नहीं। यहाँ पे इफ n500 नॉट इक्वल्स टू 0, 500 के इतने लगे। इफ n200 नॉट इक्वल्स टू 0, तो 200 के इतने लगे। तो इफ n100 नॉट इक्वल्स टू 0, बोलेगा नहीं वो तो इक्वल्स टू 0 है, तो उस इफ में वो जाएगा ही नहीं। वही पार्ट हो रहा है ना उधर। तो वो जो तुम बोल रहे हो कि अगर 0 है तो नहीं दिखाना है, तो उसके लिए वो इफ लिख रहे हो तुम तुम्हारे लॉजिक के लिए इफ नहीं लिख रहे हो। लॉजिक तो इफ के बाहर भी है ना। ये देखो, ये लाइन और ये लाइन इस इफ के बाहर है कि नहीं? वो इफ तुम्हारे को बस कब क्या प्रिंट करना है उसके लिए यूज कर रहे हो तुम, तो उसको तुम्हारे लॉजिक से कंपेयर मत करो कि मुझे 500 से डिवाइड करना है नहीं करना है, ये डिसाइड, राइट। हाँ एक चीज अच्छी है उसमें, क्योंकि देख भाई डिसीजन तो हर बार ले ही रहा है ना। तो डिसीजन ये नोट्स मिलने पे क्यों ले रहा है? डिसीजन कहाँ पे ले? अमाउंट पे ले लेना, ताकि तेरे वो दो कैलकुलेशंस बचेंगे। मतलब दो बार मुझे अननेसेसरी मॉड करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं जीरो निकाल के ला रहा हूं, फिर क्या कर रहा हूं, जीरो निकाल के ला रहा हूं फिर कंपेयर कर रहा हूं। इससे अच्छा मैं अमाउंट ही कंपेयर कर लूं और कैलकुलेशन के लिए ना भेजू। तो ये जो पार्ट है, ये जो मैंने 3-4 केसेस डिस्कस की, आउटपुट तो हमारा पहले केस में आ चुका है। ये 3-4 केसेस डिस्कस क्यों कर रहा हूं फिर तुम्हारे साथ? नॉट फॉर ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे ऑप्टिमाइज एक भी लाइन नहीं हुई है। तीनों भी कोड मैंने बोले उसके लिए सेम ही लाइन है, ठीक है। किस लिए बात कर रहा हूँ फिर, ये चीज डिस्कस किस लिए कर रहा हूँ? लॉजिक बिल्डिंग का भी पार्ट नहीं है वहां पे। यहाँ पे थिंकिंग का पार्ट। तुम्हें रिक्वायरमेंट किस तरीके से आएगी तुम्हें वो समझना है। तुमने वो क्वेश्चन किया होगा कि स्टूडेंट है तो उसको डिस्काउंट, राइट। तो वो क्वेश्चन किस तरीके से जा सकता है? लैपटॉप दो मैं बताता हूँ। ये क्लियर है क्या? ऑनलाइन समझा है क्या सबको मैं क्या बात किया? तो यस।
कनेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे प्लस प्लस वापरत नाही, ये आता नहीं रे मुझको। इंट में मांगता है क्या ये चलता है वर्ड में? हम्म। तो क्या है तुम्हारा क्वेश्चन? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि एक टोटल डिस्काउंट देना है, मतलब फाइनल प्राइस। तो वो स्टूडेंट है तो इतना इतना, स्टूडेंट नहीं है तो इतना इतना, राइट? तो अब सबसे पहले मुझे क्या पता करवाना है, वो स्टूडेंट है या वो स्टूडेंट है या नहीं। तो फिर पहला मेरा पार्ट क्या होगा? चॉइस। ठीक है, इंटीजर लो कैरेक्टर लो। इंटीजर लोगे तो यूजर को बोलोगे 1 बोल, स्टूडेंट के लिए, नॉट के लिए 2 बोल। अगर कैरेक्टर लेता है तो क्या बोल, y या n। ठीक है, अभी हार्ड कोडेड लेता हूं मैं, यूजर को मैसेज नहीं देता। तो अब वो, अच्छा तेरे इधर भी की है क्या एक्स्ट्रा? हाँ, मेरे को ऐसी आदत है रोज की। तो अब ये वाला पार्ट है, पहले चॉइस लूंगा और फिर पूछूंगा उसने कितने की चीज परचेस की है, राइट? सुटेबल अमाउंट, लेट्स से उसने 7,000 का खरीदा है। तो फिर मेरा पहला डिसीजन किस बेसिस पे होगा कि अगर वो स्टूडेंट है तो ये काम करो, नहीं तो ये काम करो। अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट है, और इफ उसने क्या किया है, क्या 500 से, मतलब ही अमाउंट अगर ग्रेटर देन 500 दिया है उसने, तो उसको क्या करो, टोटल प्राइस डिसाइड करना है मुझे। तो मैं यहां पे एक टोटल अमाउंट करके एक वेरिएबल लेता हूं और यहां पे बोलता हूं कि भाई टोटल अमाउंट इज इक्वल टू क्या, अभी की जो मेरी अमाउंट है माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मतलब अभी के मेरे अमाउंट पे कितना, 20। सो 20%, नहीं तो फिर टोटल अमाउंट क्या, टोटल अमाउंट के 10%। फिर सेम सिनारियो है, अगर वो स्टूडेंट नहीं है और वो 600 से ज्यादा खरीदता है, तो उसको हमने 15% डिस्काउंट देना चाहिए, नहीं तो हमने उसको डिस्काउंट ही नहीं देना चाहिए। क्लियर है यहां तक? और फिर यहां पे बाहर आने के बाद तुम यहां पे प्रिंट करोगे टोटल डिस्काउंट, सॉरी, टोटल प्राइस इज परसेंट LF, दैट इज टोटल अमाउंट। ठीक है, हेडर फाइल्स मैंडेटरी है क्या भाई? ठीक है,
तो उसको टोटल प्राइस मिल रही है, टोटल प्राइस इज 5600। क्लियर, उसको उतना डिस्काउंट मिला है। अब अगर मैं, अच्छा वो 1000 में डाले क्या हमने अमाउंट, ठीक है, वो 400 का ही खरीदता है, पर स्टूडेंट है, 400 का खरीदता है, स्टूडेंट है, तो उसको कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, 10%, राइट, इसलिए 40 रुपए कम हुए। पर वो अगर स्टूडेंट नहीं था और 400 ही खरीदता है, तो उसको 400 ही होना चाहिए टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस इज 400। बट अब मुझे यहां पे ऐसे दिखाना है कि उसको डिस्काउंट भी कितना मिला है, राइट, तो उसको डिस्काउंट भी कितना मिला है, तो फिर डिस्काउंट का भी एक वेरिएबल होना चाहिए मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लूंगा। इनिशियली डिस्काउंट क्या है, 0, या वेरिएबल ले लेता हूं, कोई जरूरत नहीं इनिशियलाइज करने की। और अब मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि भाई डिस्काउंट इक्वल्स टू, ये है ना तुम्हारा डिस्काउंट का, तो इधर वो कैलकुलेशन करता हूं ताकि उस वेरिएबल में वो स्टोर रहे, और यहां से डिस्काउंट क्या रहे, माइनस। तो मेरा फॉर्मूला सेम ही रहेगा, माइनस डिस्काउंट। यहां पे क्या करूंगा मैं, एक डिस्काउंट कैलकुलेट करूंगा विच इज 10%। यहां पे भी मैं डिस्काउंट, यहां पे भी डिस्काउंट। अब क्या डिसाइड किया हमने यहाँ पे कि डिस्काउंट कितना मिलना चाहिए, अमाउंट इंटू 0.15, और यहाँ पे तो सीधा क्या बोलना चाहिए, डिस्काउंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है एवरीवन, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूं, टोटल प्राइस विथ डिस्काउंट परसेंट LF इज, तो यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट, और दिस इज हाउ आई विल गेट दी आउटपुट। बट ये सही है क्या, टोटल प्राइस विद डिस्काउंट 0। अब डिस्काउंट नहीं दे रहे हो तो बात ही मत करो ना डिस्काउंट की, 0 क्यों बोल रहे हो आप, ऐसा होना चाहिए ना। तो फिर यहां पे क्या बात होती है, अब तुम पे डिपेंड है ना वो। तो फिर यहां पे ऐसे बोलो कि भाई इफ डिस्काउंट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो मेरा मैसेज थोड़ा सा अलग रहेगा। मेरा मैसेज जो है वो सिर्फ प्राइस की बात करेगा। क्लियर, टोटल प्राइस इज, या फिर मेरा मैसेज जो है वो इस तरीके से बात करेगा, तो टोटल प्राइस इज 400। बट अभी ये अगर स्टूडेंट होता तो कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट मिलता, तो टोटल प्राइस विद डिस्काउंट 40 रुपीज इज, जो भी है, समझ में आ रहा है। तो ये डिसीजन मेकिंग वाला जो पार्ट है वो तुम जगह जगह पे यूज करोगे, किस लिए, जहां पे भी तुम्हें कोई एक डिसीजन लेना है तो वेरिएबल, मतलब पहले अगर यहाँ पे तुम देखोगे इसको वेल ऑप्टिमाइज अगर करने जाओगे तो सीधा वहां पे कैलकुलेशन किए हमने, लेकिन हमें बाद में डिस्काउंट भी दिखाना था, राइट। अब यहाँ पे एक चीज तुम नोटिस करोगे कि क्या हो रहा है कि ये लाइन मुझे बार बार लिखनी पड़ रही, ये लाइन तो सेम ही है ना। तो मैं क्या करता हूं कि इनको बोलता हूं कि भाई तुम क्या करो, जिस ईपेल्स में जाना है तुमको जाके आओ और क्या कैलकुलेट करके लाओ, डिस्काउंट कैलकुलेट करके लाओ, और इधर आने के बाद में टोटल प्राइस कैलकुलेट कर लूंगा ना। 4 जगह पे वो लाइन क्यों लिखूंगा, तो 4 जगह पे लाइन ये बोलूंगा कि तुम डिस्काउंट कितना दे रहे हो उतना मुझे लाके दो बस, बाकी फॉर्मूला तो सेम है, टोटल प्राइस
जो है वो प्राइस में से डिस्काउंट हटाना है। तो ये कोड करोगे तो समझ में आएगा ना, कोड करोगे तो समझ में आएगा कि कितने लाइन साथ में रिपीट हो रहे हैं। दो दो काम करने पड़ रहे थे तुमको, तो लाइन उठाओ, वापस से कोड कम हो जाएगा, क्योंकि वन लाइन बिलोंग्स है। अभी तो मैं क्या कर सकता हूं, ब्रैकेट्स हटा सकता हूं। अंडरस्टूड? क्लियर? ये क्लियर है क्या? कोई इसको इस तरीके से लिख सकता है कि डिस्काउंट इक्वल्स टू अमाउंट क्या ग्रेटर देन 500, अगर है तो क्या रिटर्न कर, अमाउंट इंटू 0.20, एल्स अमाउंट इंटू 0.10, खत्म। क्लियर? तो ये आ गया मेरा पूरा इफ एल्स इसमें। तो ये अमाउंट का कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। इसी इफ में क्या कैलकुलेट हो रहा है, इसी इफ में क्या कैलकुलेट हो रहा है, पूरी तरीके से डिस्काउंट। तो कितना रीडेबल है ये अभी, कि अमाउंट अगर ग्रेटर देन 500 है तो इतना डिस्काउंट, नहीं तो इतना डिस्काउंट। तो इस लाइन से मुझे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। और सेम ही मैं लाइन यहां से उठाता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं, ठीक है। और यहां पे मेरा कंडीशन क्या रहेगा, अमाउंट ग्रेटर देन 600 है तो भाई इन्होंने 15% की बात की है, नहीं तो इन्होंने 0 की बात की है, खत्म। अब ये भी तुम वन लाइन बिलोंग्स बोल के कम कर सकते हो कि नहीं? यस। अब मैं कहूंगा बस कि इसके आगे इसको टर्नरी में लेके मत जाओ, क्योंकि रीडेबिलिटी डिस्टर्ब होती है। हमने दो डिसीजंस तक ही उसको लेना चाहिए, नेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। नेस्टिंग से क्या होगा, कोड एक लाइन में दिखेगा पूरा, लेकिन रीडेबिलिटी डिस्टर्ब होगी ना। ये सॉर्टेड है क्या अभी एवरीवन? तो देखो इतना सॉर्ट कोड हो गया। अब इसको पढ़ोगे तो समझेगा कि अगर स्टूडेंट है, अगर उसने 500 से ज्यादा खरीदा है तो उसको 20% दो, नहीं तो 10% दो, डिस्काउंट कैलकुलेट करो, नहीं तो डिस्काउंट कैलकुलेट करो। फिर लास्ट में जो भी बात बनती है वो। अब रही बात ऐसी कि 0 डिस्काउंट है तो तुम्हें वो बताना नहीं है सामने वाले को, तो ये तुम्हारा प्रिंटिंग का डिसीजन है ना, ये यूआई वाला पार्ट है तुम्हारा कि कहाँ पे कितना दिखाना है, ये कैलकुलेशन हो क्या है ना उधर से। तो कोड ऑप्टिमाइज करने के लिए पहले लेंदी कोड लिखो, पहले लेंदी कोड लिखो, उसमें फाइंड आउट करो कि क्या क्या कॉमन मिलता है। जो भी कॉमन मिलता है उसके बाद क्या करो, उसको ऑप्टिमाइज करो। यार यही तो रिपीट हो रहा है, यही तो रिपीट हो रहा है। जितने कम लाइंस उतना तुम्हारा कोड अच्छा, उतना फास्टर। लेकिन कम लाइन करने के चक्कर में फिर मैं ये भी टर्नरी में लिखूंगा तो रीडेबिलिटी इफेक्ट होगी, राइट? तो लिख सकता हूं ना टर्नरी में, लेकिन फायदा नहीं है उसका कुछ। अंडरस्टूड? क्लियर है क्या एवरीवन? इसमें कोई क्वेश्चन है क्या, ये कोड समझाएगा? यस, ऑनलाइन दिस इज सॉर्टेड। और तुम्हें टर्नरी ऑपरेटर का पर्पस भी समझा है क्या फिर, कि टर्नरी ऑपरेटर कहाँ पे काम आएगा, कैसे काम आएगा? एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, सो टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू, आउटपुट आएगा इसका भी वही आउटपुट आएगा जो हमने बोला है। यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देखो, तुम 600 बोलो तो डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, राइट? सारे कैलकुलेशन हो रहे हैं। तुम नॉट अ स्टूडेंट बोलो तो 600 ही आएगा, क्योंकि हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं बोला है, हमने ग्रेटर देन बोला है। 601 होता तो डिस्काउंट मिलता, 600 पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। दैट इज पार्ट ऑफ योर कंडीशन, वो लॉजिक का पार्ट है, राइट? बट इसी ने अगर 700 का खरीदा है तो इसको भी डिस्काउंट मिल सकता है 15% इसमें। अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर ऑनलाइन? ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियरिटी है सबको।
सम ऑफ 5 डिजिट्स का कोड किया है क्या सबने? अरे नाही म्हणतोय का, 7 डिजिट पर्यंत सांगितलंय रे बाबा मी. सम ऑफ 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट नंबर को तोड़ते तोड़ते हमने किया था. फिर मैंने बोला था सम ऑफ 7 डिजिट तक करके रखो. आई वॉन्ट द सम ऑफ, लेट्स से एक नंबर है मेरे पास 73245. लिखो, 5 मिनट देता हूं. इस नंबर की सम फाइंड आउट करनी है. मतलब 7 + 3 + 2 + 4 + ऑनलाइन क्वेश्चन क्लियर है? भाई व्हाइल लूप वगैरह क्यों लगा रहा है? ये क्या होता है व्हाइल लूप? व्हाइल लूप का कोई लेना देना नहीं है उससे. तुमको पता है क्या व्हाइल लूप क्या होता है? नहीं ना? ठीक है, फिर जितना पता है उतने पे काम करो. ये पारंपरिक कोड है तुम्हारा कॉलेज का. रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10. वो कैसे आया, कहां से आया, वो बताऊंगा. चलो काम करो और बताओ. लीना, क्या करते हो देशा टाइम पास? और कुछ लोग अभी टाइप करना चालू करेंगे. हा, नाही ना, लूपच नाही लावायचा ना. मी तेच तर म्हटलं, व्हाईल लूप कशाला लावायचा? विदाउट व्हाईल लूप बताया ना मैंने. एक एक नंबर तोड़ के R1 R2 R3 बताया ना. तुम्हें R4 R5 तक लगेगा. ए बेटा, 7 3 2 5 तोड़ के बाद में तोड़ना है. दूंगा मैं एक नंबर ही तुम्हें.
ठीक है, तो ते कन्फर्म करो. हम्म. नंबर मॉड 100 ने R2 भेटतो का? कैसा रे, लास्ट हफ्ते में कोड पढ़ा और भूल गए क्या तुम लोग? इसलिए प्रैक्टिस करने को बोला था. स्टेप्स दो चार भूल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना ही कैसे रॉन्ग जा सकते हो पूरी तरीके से? ठीक है, ध्यान दो इधर, बंद करो वो सब. सम ऑफ 3 डिजिट्स पढ़ा है ना मैंने उस दिन. R1 R2 R3. नंबर को मॉड करोगे 10 से, R1 मिलेगा. फिर R2 मिल नहीं सकता तो क्या करोगे? एक टेम्पररी Q1 लोगे, उसमें 12 रखोगे. फिर 12 से 2 और 1 सेपरेट करोगे ना. हो कि नहीं? बताया ना वो फिर. और उसके बाद बोला भी था ये प्रॉब्लम है. मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, अभी लास्ट तुमको बता रहा हूं कि अगर मैंने कुछ काम बोला है उसको सीरियसली करो, उसके पीछे एक पर्पज है. मैंने टाइम पास के लिए नहीं बोला है कि 7 डिजिट के सम तक करो, या मैं धोनी का फैन हूं, 7 मेरा फेवरेट नंबर है इसलिए मैं बोला कि तुम 7 डिजिट तक करके लाओ. क्या फालतूपना है? उसका पर्पज है ना आगे चल के कुछ, वो प्रैक्टिस करके रखोगे तो अभी यहाँ पे समझेगा जल्दी जल्दी. तुम लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो. जो हम बताते हैं वो फॉलो करो, आगे चल के वो काम आता है. ट्रस्ट दी प्रोसेस, बस. नहीं करना है तो 4 दिन है तुम्हारे पास. बाद में फिर मैं डांट दूंगा बहुत ज्यादा, तुम रिफंड भी नहीं ले पाओ. ठीक है, बेटर ये 4 दिन में डिसीजन लो. फॉलो नहीं करना है चीजें तो प्लीज वापस वो चीजें रिपीट मत करने लगाओ. 40,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट. घर पे जाके पेरेंट्स से बात करो एक बार कि ये कितने दिन में कमाया तुम लोग. ठीक है. तो ये नंबर जो है, मुझे इसका सम करना है. मुझे इसका सम करना है. तो मेमोरी में मेरे पास क्या है? 73245. मुझे अगर इसका सम करना है तो मुझे इन 5 नंबर्स को सेपरेट करना पड़ेगा. कैसे? लेट से R1 R2 R3 R4 और R5. इनिशियली इन सब में गार्बेज होगा, फिर मैं यहाँ पे 5 4 2 3 7 ऐसा एक एक नंबर सेपरेट करूंगा. अब ये एक नंबर सेपरेट करने के लिए फिलहाल मेमोरी में मेरे पास क्या है? नंबर. और ये सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे. क्या करना पड़ेगा? R1 R2 R3 R4 R5. ठीक है. फिर मैं यहाँ पे बोलता हूं कि नंबर मॉड 10, इससे मुझे क्या मिलेगा? R1. नंबर मॉड 10 करूंगा, क्या मिलेगा? 5. अब मुझे चाहिए 4. तो 4 ऐसे बीच में से नहीं मिल सकता. 4 ऐसे बीच में से नहीं मिल सकता, इसलिए मुझे 7324 को अलग करना पड़ेगा. तो 7324 को अलग करना मतलब ही नंबर को डिवाइड करना 10 से. तो मुझे 7324 मिलेगा. अब उस डिवाइड करने के बाद 7324 को रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है. तो लेट से मैं एक वेरिएबल लेता हूं Q1. और Q1 में मैं क्या डालता हूं? मतलब ये 7324 किस में डाला मैंने? Q1 में. अब Q1 में डालने के बाद
यहां पे Q1 से अब मैं 4 निकाल के ले सकता हूं। Q1 से 4 निकल सकता है ना, अभी लास्ट डिजिट है ना उसका वो, तो 4 मिला। अब मुझे चाहिए 2, तो 2 नहीं निकल सकता, उसके लिए 732 अलग चाहिए। तो 732 अलग चाहिए, तो Q1 को मैं डिवाइड करूंगा 10 से, और इसके लिए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लूंगा। तो इसमें मुझे Q2 में मिला 732, क्लियर। फिर Q2 से मैं इसको मॉड करूंगा 10 से, जिससे मुझे मिलेगा R3, और मैं यहाँ पे Q3 नाम का वेरिएबल लेता हूं, और Q3 डिवाइडेड बाय 10 ऐसे बोल के मैं यहाँ पे, सॉरी, Q2 डिवाइडेड बाय 10 बोल के मैं यहाँ पे 73 ले लेता हूं, क्लियर। अब इस Q3 से मैं मॉड 10 करके R4 निकाल सकता हूं। कितना मिला मुझे R4? 3। और Q3 डिवाइडेड बाय 10 से मुझे R5 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। लेकिन वो R5 मुझे अभी फिलहाल, मतलब वो जो लास्ट डिजिट मिला है वो मुझे R5 में नहीं रखना है। उसको रखने के लिए मैं एक Q4 नाम का वेरिएबल लेता हूं। उसको किस में रखता हूं? Q4 में। तो Q4 में क्या आ जाएगा? 7, राइट। Q4 में आ जाएगा 7, और फिर मैं यहां पे बोलूंगा Q4 मॉड 10, जिससे मुझे मिलेगा क्या? R5। तो R5 में क्या डाला मैंने? 7। इतना सब मिल गया। फिर भी मुझे एक स्टेप एक्स्ट्रा जाना है। मेरा कहना है कि मैं Q4 को डिवाइड करूंगा किससे? 10 से, जिससे मुझे मिलेगा Q5। तो Q5 मुझे जो मिल रहा है वो कितना मिलेगा? अरे 7 डिवाइडेड बाय 10, 7 डिवाइडेड बाय 10, 7 को 10 से डिवाइड करूंगा, क्वेश्चन कितना मिलेगा? Q5 कितना आएगा? 0। मतलब ही जब तक मेरा नंबर 0 तक नहीं पहुंचता मैं कैलकुलेशन करते गया, राइट। इस बीच मुझे क्या मिला? R1 से लेके R5। तो फिर मैं एक सम नाम का वेरिएबल ले लूंगा, और सम नाम के वेरिएबल में क्या होगा? सम इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है क्या? तो फिर 5 4 2 3 7 मतलब कितना? 10 और 10 और 1, 21, राइट। 21 ही ना? तो 21 सम मुझे मिलेगा। क्लियर है यहां तक? पर अब अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो मुझे 21 सम मिल रहा है, लेकिन ये R1 R2 R3 R4 R5 तो भी इधर काम आए सम निकालने के लिए, लेकिन ये नंबर Q1 Q3 Q4 Q5 ये तो कहीं पे काम नहीं आ रहे बाद में। ये अननेसेसरी वेरिएबल्स बना लिए मैंने। क्लियर है क्या एवरीवन? तो 7 3 2 4 5 में से जब मैंने 5 निकाल लिया, और उसके बाद जब मुझे 7 3 2 4 चाहिए था, तो अब ये 5 निकालने के बाद ये जगह वापस काम नहीं आ रही है, तो मैं इसी जगह को रीयूज कर सकता हूं क्या? 7 3 2 4 रखने के लिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ न्यू वेरिएबल। समझ में आ रहा है? मतलब ही मैं बोल सकता हूं कि भाई Q1 में रखने की जगह पे जो भी अपडेटेड नंबर है वो वापस नंबर में ही रखो। तो Q1 को अगर मैंने नंबर बोला है तो यहां पे भी क्या यूज करना पड़ेगा? अंडरस्टूड? बराबर है ना? क्लियर है क्या? और यहां पे भी क्या बोलना पड़ेगा? नंबर। तो इस तरीके से ये पार्ट होगा। डन। अब वापस इस केस में फिर मैंने 7 3 2 4 रखने के लिए नंबर को यूज किया, तो उसमें से 4 मैंने निकाल लिया, किसमें रखा? R2 में।
तो अब वापस 4 निकालने के बाद 7 3 2 रखने के लिए भी वही जगह यूज करूंगा तो चलेगा। मतलब ही Q2 की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, नंबर को ही यूज करूंगा। तो यहां पे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा फिर, Q3 को भी मैं स्टोर करता हूं उसी नंबर में, यहां पे भी क्या यूज करना पड़ेगा, नंबर। Q4 के लिए भी मैं क्या यूज करता हूं, नंबर। और Q5 के लिए भी मैं क्या यूज करता हूं, नंबर। अंडरस्टूड, क्लियर है क्या। मतलब ही अब इस केस में मुझे इन 5 वेरिएबल्स की जरूरत नहीं पड़ी। तो कितने बाइट्स बचे मेरे इधर, अरे कितने बाइट्स बचे, 5 वेरिएबल की जरूरत नहीं है मुझे, तो कितने बाइट बचे, 20 बाइट बचे ना, 4 का है ना एक इंटीजर, तो 20 बाइट बचे, राइट। तो उसी नंबर को मैंने रीयूज कर लिया। क्लियर है यहां तक। अब तो इतना मेमोरी मेरा बच गया। अब 6 डिजिट होता, 7 डिजिट होता, 8 डिजिट होता, तो मुझे Q6 Q7 Q8 तक लगता, लेकिन अब वो नहीं लग रहा है। अब मेरा R1 R2 R3 बढ़ रहा है बस, राइट। बट यहां पे भी क्या हो रहा है, ये मैं सारे नंबर जो है वो पेन पेपर पे लिख रहा हूं और फिर बाद में उसका एडिशन कर रहा हूं। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं ऐसे करता, लेट से कि तू एक नंबर बता मुझे, नहीं इतना मेरा मैथ अच्छा नहीं है, 10 के अंदर के बता, ठीक है। हाँ, 7 8, अभी के लिए बताते जाओ, 7 8 4 5 9। अब ये मैंने इतने लिखे, बाद में मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मतलब मुझे एक पेन पेपर लगा, इसके लिए जगह लगी ना ये रखने के लिए, और अब मैं एक 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 ऐड कर रहा हूं। इंस्टेड ऑफ दैट मैं अगर ऐसा करता, एक नंबर बता, 5 +3 8 10 18 18 एंड 25। समझ में आ रहा है, मतलब जैसे ये लोग नंबर बता रहे हैं मैं उसको ऐड करते करते जा रहा हूं, ऐड दैट प्रोसेस। तो मुझे अलग से पेन पेपर पे लिख के रखने की जरूरत नहीं है, मैं कंटिन्यूएशन में वो सब में लेते जा रहा हूं ना। बट फिर ये अगर मुझे करना था, तो इनिशियली जो मैं मेरे माइंड में नंबर लेके चला, इसका नंबर आने से पहले वो क्या था, 0। ऐसा नंबर जो एडिशन को अफेक्ट ना करे, समझ में आ रहा है, ऐसा नंबर जो एडिशन को अफेक्ट ना करे, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लीकेशन को अफेक्ट ना करे, कौन सा है, 1, राइट। तो इसीलिए ये सम मुझे किससे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ताकि अभी मैं सम में ही चीजें ऐड कर रहा हूं, तो इनिशियली सम क्या होना चाहिए, 0। क्लियर है क्या, सम 0 क्यों लिखना पड़ता है। अब तो फिर मैं क्या करता हूं, ये लास्ट में कैलकुलेट करने की जगह पे मैं बोलता हूं जैसे ही R1 मिल जाता है उसको सम में ऐड कर दो, और सम में ऐड करने के बाद सम में ही अपडेट करो। मतलब ही यहां पे क्या मिला मुझे, 5, तो 0 + 5 5। फिर अगले इटरेशन में पहले का 5 प्लस अभी का 4 कितना आया, 9। फिर अगले इटरेशन में पहले का 9 प्लस अभी का 2, मतलब ही R3, राइट। कितना मिला मुझे, क्लियर है। इस तरीके से सम इज इक्वल टू सम प्लस R4 और सम इज इक्वल टू सम प्लस R5, ऐसे में जा रहा हूं ना, तो लास्ट लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। बट इसमें भी मुझे एक चीज रियलाइज होती है कि अगर मैं R1 को सम में डाल दिया, R1 को अगर मैं सम में डाल दिया, तो ये वेरिएबल जो है मेरे अगले बार काम में आ रहा है क्या, तो इसी को मैं रीयूज कर सकता हूं कि नहीं अगला रिमाइंडर रखने के लिए। तो मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग R2 मैं इसको R1 ही बोलता हूं, तो यहां पे भी मैं क्या यूज करूंगा, R1। अगेन मैं R3 के लिए भी R1 ही यूज करता हूं, तो इधर भी क्या बोलूंगा, R4 के लिए अगेन R1 ही यूज करूंगा, R5 के लिए भी अगेन R1 ही यूज करूंगा। तो ऐसा अगर मैं करता हूं तो अगेन मुझे 4 वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है, मुझे किसकी जरूरत पड़ी, बस एक R1 की, राइट। इस बार भी मेरा कितना बाइट बचा,
16 बाइट बचा, राइट। और अब मेरा नंबर 3 डिजिट रहे, 4 डिजिट रहे, 5 रहे या 50 डिजिट रहे, मुझे हमेशा नंबर, सम, R1 तीन ही वेरिएबल लग रहे हैं, राइट। एक्स्ट्रा के वेरिएबल की जरूरत नहीं है। गेटिंग द पॉइंट। मैं रीयूज करके काम कर रहा हूं ना, मैंने लॉजिक लगाया ना वहां पे। मतलब वो पेन पेपर पे लिख के कैलकुलेट करना, इंस्टेड ऑफ दैट मैंने जब तुमसे पूछा तभी माइंड में कैलकुलेट करते गया, तो उससे मेरा मेमोरी बचा ना। अंडरस्टूड? ये क्लियर है क्या? तो 5 डिजिट का नंबर है या 50 डिजिट का नंबर है, वेरिएबल मुझे उतने ही लग रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है फिर? इतने वेरिएबल मुझे नहीं लग रहे, पर फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि 5 डिजिट का नंबर है तो मुझे 15 लाइन लिखने पड़ रहे हैं, 7 का अगर डिजिट है तो मुझे 21 लाइन लिखने पड़ रहे हैं, राइट। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या? बट यहां पे मैं एक चीज नोटिस करता हूं, क्या कह रहे, ये 3 लाइन जो है वो तो सेम ही है, वही तो लाइन रिपीट हो रहे हैं ना बार बार। देखा जाए तो ईच एंड एवरी ब्लॉक, ईच एंड एवरी वर्ड, तीनों वर्ड सेम ही है ना। मतलब सेम 3 लाइन मुझे क्या करने हैं? रिपीट करते जाने हैं। कब तक? जब तक मुझे वो नंबर 0 नहीं मिलता तब तक। तो नंबर 0 नहीं मिलता तब तक मुझे ये काम करते जाना है। तो ऐसा कोई अगर मैकेनिज्म मेरे पास आता है जो बोलता है कि तुम मुझे बताओ मैं कब तक चलूं, तब तक मैं वो काम करके देता हूं तुमको, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व ना। तो मुझे 3 लाइन फिक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैकेनिज्म बोलेगा कब तक, तब तक मैं करता हूं। तो इसीलिए नीड है हमें लूपिंग की। समझ में आ रहा है? वाई वी नीड लूप? क्लियर है एवरीबॉडी? तो तुम्हारा वो पारंपरिक जो 3 लाइन का कोड है वो कहां से आया, समझा क्या? सम इज इक्वल टू सम, क्या रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। वो क्यों लिखना है, वो कहां से आया, वो समझा है क्या? या वो लिखे ही जा रहे हो सालों से कि बस वो लिखना होता है 3 लाइन का कोड, सम निकालने के लिए, रिवर्स निकालने के लिए? क्लियर है? तो ये अभी 5 ब्लॉक है, कल को ये 7 ब्लॉक होंगे, ये 10 ब्लॉक होंगे। तो 10 डिजिट का नंबर है तो 10 ब्लॉक, बट उसके लिए डिजिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना। बट डिजिट कैसे कैलकुलेट करूं? मैं दूसरा कुछ सोच सकता हूं ना। मैं ऐसे सोच सकता हूं कि नंबर को तोड़ते जाता हूं और जब तक 0 नहीं मिलता तब तक काम करते रहो। तो वाई वी नीड लूप? क्लियर है? समझ में आ रहा है? व्हाट इज लूप? क्लियर है? फिर क्या ऐसा एक मैकेनिज्म जो हमसे एक स्टार्टिंग पॉइंट लेगा, एक एंड पॉइंट लेगा और इटरेट होता रहेगा जब तक एंड पॉइंट रीच नहीं होता तब तक। क्लियर? तो हाउ समझना है आप बस। हाउ में क्या आएगा? सिंटैक्स। ठीक है। तो लूप में हमारे पास 2 लूप है, उसमें से पहला है वाइल। तो कोई भी लूप चलाने के लिए, कोई भी लूप चलाने के लिए तुम्हें 3 चीजें रिक्वायर्ड है। पहली, इनिशियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि लेट से ये डोर है और मुझे किसी पर्सन को बोलना है वो डोर जाके बंद कर, राइट। तो डोर जाके बंद कर, तो कंडीशन ये है कि डोर मिलने पे रुकना है। कंडीशन ये है कि डोर मिलने पे रुकना है और एक एक कदम चलते जाना है। लेकिन मैंने अगर उसको शुरू किया यहां से और कदम उसके माइनस माइनस किए तो वो इधर जाएगा ना, पूरा एक पृथ्वी का चक्कर लगा के इधर से आएगा। समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट जो बोल रहे हैं हम, या कहीं पे भी जाके फेल हो सकता है। तो आगे चला रहा है, पीछे चला रहा हूं, राइट। ये आगे चलाना है या पीछे चलाना है, किससे डिसाइड होगा? शुरू कहां से किया है। मतलब सबसे पहले नीडेड क्या है तुम्हें? इनिशियलाइजेशन। देन यू विल डिसाइड कंडीशन, कि किस कंडीशन पे उसको रोकना है, एंड देन यू विल डिसाइड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो किसी भी लूप को चलाने के लिए ये 3 चीजें रिक्वायर्ड है। यस ऑनलाइन एवरीवन? क्लियर? अंडरस्टूड? तो बस अभी आता है सिंटैक्स। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स बोलता है कि भाई इनिशियलाइजेशन करो, देन
while. What is while? एक कीवर्ड है. दिस इज सिंटैक्स. पैरेंथेसिस. इसके अंदर तुम क्या लिखोगे? कंडीशन. और ये है उस while का स्कोप. इफ जैसा ही, इफ इन ब्रैकेट कंडीशन और स्कोप. लेकिन इफ आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इफ इज नॉट अ लूप. इफ इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. कुछ लोग गधे जैसा बोलते हैं, सर वो इफ के लूप में ही नहीं जा रहा है. इफ के लूप में नहीं जा सकता, क्योंकि इफ क्या है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है. वो घूमता नहीं है, वो चेक करता है, आगे बढ़ता है. लूपिंग जो है वो चेक करता है कंडीशन अगर ट्रू है तो वो अंदर आएगा. राइट. अंदर आने के बाद वो वापस जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए, और घूमते रहेगा. कब तक? जब तक कंडीशन फेल नहीं होती है. और फिर जब कंडीशन फेल होती है, मतलब फॉल्स होती है, तो वो आएगा आउटसाइड लूप. राइट. कब? ये कंडीशन फॉल्स होने तक. ये सिनारियो क्लियर है एवरीवन? ऑनलाइन क्लियर है क्या सब लोगों को? तो मुझे अगर 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं शुरू करूंगा किससे? लेट्स से भाई नंबर इज इक्वल टू 1. ये क्या हुआ मेरा? इनिशियलाइजेशन. व्हाइल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10. नंबर लेस देन और इक्वल टू 10. और यहां पे मैं प्रिंट करूंगा क्या? वो नंबर, क्योंकि वो बढ़ते जा रहा है एक एक से. राइट. बट इस कोड में हमेशा क्या प्रिंट होगा? 1. और कब तक प्रिंट होगा? इनफाइनाइट तक, क्योंकि इस कंडीशन को तुम कभी फेल कर ही नहीं रहे हो. मतलब ही 1 2 3 4 5 एंड 6 की मैं अगर बात करूं, तो तुम आओगे लाइन नंबर 1 पे, इनिशियलाइजेशन होगा. 2 पे चेक करोगे कंडीशन. कंडीशन अगर करेक्ट है तो जाओगे 3 पे, सॉरी 3 पे और 4 पे. फिर तुम 5 पे आने के बाद 6 पे नहीं जाओगे. 5 पे आने के बाद तुम वापस जाओगे किधर? 2 पे, नॉट 1 पे. 1 पे वापस नहीं जा सकते अभी. तुम जाओगे 2 पे और घूमते रहोगे. कब तक? जब तक 2 फेल नहीं होता है. जब तक 2 फेल नहीं होता है. तो 2 फेल हो गया तो तुम कहां पे आओगे? लाइन नंबर 6 पे. मतलब लाइन नंबर 6 पे तुम कभी लाइन नंबर 5 से नहीं आ सकते. लाइन नंबर 6 पे आना है तो तुम हमेशा लाइन नंबर 2 से ही आओगे. तो यहां पे मेरा काम है कि नंबर को प्लस प्लस करना, एक एक से बढ़ाना. अब लूपिंग जहां से स्टार्ट होता है, मेमोरी डायग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में इतना हेल्पफुल नहीं है, लेकिन लूपिंग में तुम्हें बहुत सी लेवल पे क्लियरिटी देता है. इनिशियल लेवल पे नंबर क्या बना? 1. 1 लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या? यस. तो प्रिंट हुआ 1. नंबर क्या हो गया? 2. पर कंडीशन अभी भी चेक होगा. तो 2 लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या? यस. तो प्रिंट हुआ. ऐसे 3. तो प्रिंट हुआ. ऐसे करते करते हम जाएंगे 9 पे. 9 लेस देन 10 है क्या? यस. तो क्या हुआ? प्रिंट 9. और नंबर कितना बन गया? 10. 10 लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या? यस. तो 10 प्रिंट हुआ. और नंबर क्या बन गया? 11. अब 11 लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या? तो कंडीशन फॉल्स. तो कंडीशन फॉल्स, तो हम आएंगे लाइन नंबर 6 पे. और लाइन नंबर 6 पे अगर मैं नंबर प्रिंट करता हूं तो कितना मिलेगा? 11. 10 नहीं, 11 पे फेल हुआ है ना. एग्जिट वैल्यू इज 11. अंडरस्टूड? तो इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से 10 तक मैं प्रिंट कर रहा हूं. अगर लूप नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता? प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4. मुझे 10 बार हेलो प्रिंट करना है तो मुझे 10 प्रिंटअप लिखने पड़ते. बट वही मुझे 100 बार हेलो लिखना है तो 100 प्रिंटअप लिखने पड़ते. बट अभी मैं क्या करूंगा? 10 का 100 करूंगा, 100 का 1000 करूंगा, 1000 का 1,00,000 करूंगा. तो लूपिंग इज वन ऑफ द ऑसम कंसेप्ट इन प्रोग्रामिंग. इससे तुम्हारा बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, एक प्रॉपर लॉजिक लगाओगे तो. अंडरस्टूड? आफ्टर ऑल जो भी तुम प्रोसेस कर रहे हो उसमें रिपीटेशंस का बहुत सा रोल है ना. सर्चिंग में तो बहुत बड़ा रोल है. तो सर्चिंग करो, सॉर्टिंग करो, मल्टीपल चीजों के लिए कुछ काम करते जाना है तुम्हें.
तो ये सिनारियो क्लियर है। तो अगर लूप हमें समझ में आया है प्रॉपरली, तो हम हमारा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। प्रॉब्लम क्या है, अब ये कोड बन गया लिमिटेड, ये 5 डिजिट तक का कोड है, 6 डिजिट के लिए फेल होगा, बट इसको मैं यूनिवर्सल बनाता हूं अभी कि कितने भी डिजिट का नंबर आए, राइट। तो ये ही ब्लॉक सेम है, तो ये सेम है ब्लॉक, तो इसमें से मैं कोई भी एक ब्लॉक इस्तेमाल करता हूं। वापस ही लिखता हूं। सॉर्टेड। तो ये 3 लाइन मुझे रिपीट करनी है, कब तक, जब तक नंबर 0 नहीं होता, मतलब नॉट इक्वल टू 0 बोलो या ग्रेटर देन 0 बोलो, कि जब तक नंबर 0 नहीं होता तब तक मुझे ये काम करते ही जाना है। तो अब तुम बोलोगे सर अभी तुमने बोला था इनिशियलाइजेशन लगता है, कंडीशन लगता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगता है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये इनिशियलाइजेशन इज नॉट ऑलवेज लूप के ऊपर ही, राइट, या प्लस प्लस ही। यहां पे अगर तुम देखोगे तो इनिशियलाइजेशन कहां पे है, कंडीशन अगर मेरी ये नंबर ग्रेटर देन 0, तो नंबर कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो कहां पे है, दिस इज इनिशियलाइजेशन, दिस इज कंडीशन। अब कंडीशन एक स्टेज पे आके फेल होनी चाहिए, इसलिए मुझे एक लॉजिक लिखना पड़ेगा कि वो कंडीशन को फेल करवाए एक हमारे रिक्वायर्ड स्टेज पे। तो ये वो लाइन है जो मेरे नंबर को तोड़ते जा रही है, तो तोड़ते जा रही है, तो दिस इज माय इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। बाकी सिंटैक्स क्लियर है, कैसे वर्क होगा। अब ये इतने वेरिएबल्स की जरूरत मुझे नहीं है, मुझे क्या लगने वाला है, नंबर 3 2 7 5 4 6, फिर मुझे लगने वाला है लेट से R1, और फिर मुझे लगने वाला है सम, जो इनिशियलाइज किससे होना चाहिए, 0 से। अब मेमोरी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है समझो। मेन में आओगे तुम, मेन में आते ही एक क्या बनेगा, नंबर में क्या होगा, 3 2 7 5 4 6, फिर बनेगा R1, R1 में क्या है, गार्बेज, फिर बनेगा सम में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं आया लाइन नंबर 2 पे, मतलब 1 पे आया, नंबर बना, 2 पे गार्बेज आया R1 में, और सम में आया 0। फिर मैं आया लाइन नंबर 3 पे, लाइन नंबर 3 बोल रहा है कंडीशन करेक्ट है क्या, यस, नंबर अभी भी 0 से बड़ा है। तो तुम लूप के अंदर आओ, लाइन नंबर 5 पे आ जाओ। लाइन नंबर 5 पे R1 में क्या डालो, नंबर मॉड 10, तो नंबर मॉड 10, तो नंबर में कितना है 3 2 7 5 4 6, तो उसको मॉड किया तो R1 में कितना आया 6। अब तुम बोल रहे हो सम इज इक्वल टू सम प्लस R1, मतलब पहले का सम कितना है 0, उसमें तुम ऐड कर रहे हो R1, दैट इज 6, तो 0 प्लस 6, उसको अपडेट किसमें कर रहे हो वापस से, सम में ही। अगले लाइन पे तुम बोल रहे हो नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, मतलब ही 3 2 7 5 4 मिलेगा तुम्हें, उसको तुम कहां पे अपडेट कर रहे हो, तो 3 2 7 5 4 को उसी नंबर में अपडेट किया। और अब तुम लूप में होने के कारण लाइन नंबर 9 पे नहीं जाओगे, तुम वापस जाओगे लाइन नंबर 3 पे। तो लाइन नंबर 3 पे जाओगे और चेक करोगे अभी भी नंबर 0 से बड़ा है क्या, यस। तो अंदर आए, R1 में क्या डाला 4, राइट, R1 में 4 डाला, और यहां पे बोला कि भाई सम प्लस R1, तो पहले की सम 6, अभी का R1 4, ये मिला 10, उस 10 को कहां पे अपडेट किया, सम में ही अपडेट किया। फिर नंबर कितना बना 3 2 7 5,
तो अभी भी 0 से बड़ा है, तो तुम वापस आए, रिमाइंडर कितना मिला 5, तो पहले का 10 अभी का 5 15, नंबर बन गया तुम्हारा 327। फिर अभी भी 0 से बड़ा है तो रिमाइंडर कितना आया 7, पहले का 15 अभी का 7, क्लियर, और नंबर बन गया 32। अभी भी 0 से बड़ा है तो यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 24 और नंबर बन गया 3। अभी भी 0 से बड़ा है तो यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 27, राइट, 27 नंबर बन गया 0। तो अब वो 0 से बड़ा नहीं है। अब इस स्टेज पे मेरा लाइन नंबर 3 हो जाएगा फेल, और मैं आ जाऊंगा सीधा लाइन नंबर 9 पे। और लाइन नंबर 9 पे मैं बोल रहा हूं कि भाई सम प्रिंट कर, तो सम में कितना है, तो इसका सम भी कितना है, समझ में आया। इस तरीके से मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करना है, ये सारे ट्रेसिंग तुम्हारे पास होने चाहिए। क्लियर कि प्रीवियस वैल्यूज क्या थे, अभी मैं कहां पे स्टक हूं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्लियर है क्या एवरीबॉडी, ये सिनारियो क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन। बाहर आओगे तुम, मैं बोलूंगा कि भाई R1 में कितना है, कितना है, इकड़े का बघतोय तिकडे R1 फिर 3 है उसमें, मेमोरी में देख के बताना है बस, मेमोरी डायग्राम। बाहर आने के बाद R1 कितना है, राइट। अगर मैं R1 यहां पे ना बनाता, इसके अंदर बनाता, तो हर इटरेशन में R1 नया बनता, राइट। और अब मैं बोलता R1 में कितना है, लाइन नंबर 9 पे अगर मैं पूछता R1 में कितना है, तो कंपाइलेशन एरर, क्योंकि वो बोलते कि भाई R1 किसके अंदर बना है, लूप के अंदर, तो लूप खत्म होते ही R1 का मेमोरी चला जाएगा, R1 अभी तुम्हारे पास एक्सेसिबल नहीं है। तो तुमको डिसाइड करना है, बट तुम बेटर बार बार क्यों बनाओगे ना उसको, रीयूज ही करना है तो ऊपर ही बना के रखो और यहां पे उसको रीयूज करो। अंडरस्टूड, मेमोरी डायग्राम ये क्लियरिटी देता है। सो यू विल गेट टुडेज डे एंड टुमारोज डे, क्योंकि कल समन्वय है, समन्वय के लिए सबने आना है, मातोश्री हॉल सेम। फिर उसके बाद अपने सारे लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे, तो समन्वय विल बी द लास्ट सेशन, फिर उसके बाद हम कोई ज्ञान नहीं देंगे, ठीक है। तो रिफंड से पहले का तुम्हें ज्ञान देना है। जिन लोगों ने एनरोल नहीं किया है वो एनरोल करो। ऑन सैटरडे वी विल टेक ज्ञानेश्वरी फिलिंग सेशन। ज्ञानेश्वरी मिला है तुम सब लोगों को, ऑफलाइन में बचा है कोई, अब्सेंट होगा तू। ऑनलाइन में भी जो लोग एनरोल किए हैं दे विल गेट ज्ञानेश्वरी ऑन देयर मेल। ऑनलाइन वालों को बस इतना करना है कि वो प्रिंट्स निकाल के रखना है, ठीक है, स्पाइरल बाइंडिंग करके रखो। सो जिन लोगों ने एनरोल नहीं किया है दे कैन एनरोल, 1-2 दिन में करो। अगर तुम्हें क्लियरिटी है, सारे बैग पैक करने मैंने नहीं बोला है अब तक, ठीक है। सो लूपिंग क्लियर है क्या, हर चीज का वाई समझो, किसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या पड़ी। सीधा गधे जैसा लूप नहीं पढ़ाया जाता है, पहले नीड समझो। पहले वो नंबर ऑफ लाइंस इतने रिपीट करने पड़े थे, फिर लूप आके कितना सॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे 3 डिजिट नंबर आता है या 30 डिजिट नंबर आता है, फर्क नहीं पड़ता है। 30 डिजिट नंबर का फर्क पड़ेगा, कब पड़ेगा, रेंज एक्सीड हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा नंबर वो इंट में नहीं बैठेगा, पर उसमें लूप की गलती नहीं है। तुम्हारा रेंज एक्सीड होके जो भी नंबर मिलता है, 2 मिनट, तुम्हारा रेंज एक्सीड होके जो भी नंबर मिलता है उसके लिए कैलकुलेट करेगा, उसमें इस लूप की क्या गलती ना, तुमने रेंज क्लियर नहीं दी है। तो तुम क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, बोलोगे भाई मेरा 30 डिजिट नंबर है, तो उसके लिए कोई डेटा टाइप है क्या अवेलेबल जो इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है। तो अगर है डेटा टाइप अवेलेबल तो ठीक, नहीं तो फिर वो बोलेगा स्ट्रिंग में लो, मतलब एक स्ट्रिंग लो लंबी, फिर स्ट्रिंग लो उसमें कैलकुलेशन करो। तो स्ट्रिंग में कैलकुलेशन करो तो अंदर आने के बाद स्ट्रिंग पे कैलकुलेशन कैरेक्टर पे गलत होंगे। अगर ऊपर से 1 आया तो 1 मॉड नहीं होगा, फिर वो 49 मॉड होगा 1 के आस्की वैल्यू के साथ। तो उसको पहले तुम क्या करोगे,
इंटीजर में कन्वर्ट करोगे वगैरह, ये सब किसका पार्ट है? ये सब लॉजिक बिल्डिंग का पार्ट है। ये सी में भी, जावा नहीं, सी में भी होता है लिप रीडिंग जमतं मला, तो जावा ही बोला ना तो ये जो है सी में भी होगा, स्ट्रिंग है ना सी में, फिर सब कुछ है सी में, सब कुछ होता है। एक क्लियर है क्या? पहले जगातला कुठलाही टास्क तुम्ही सी प्रोग्रामिंग मध्ये करू शकता, किंवा हे सगळे लोक नंतर येऊन सीचाच वापर करतात। सी ही सब कुछ है, समझे? सो दैट इज द पार्ट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज असाइनमेंट आएगा व्हाइल लूप पे पैलिंड्रोम, एमस्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, जितना पॉसिबल होता है उतना करो। रिमेनिंग वी विल डिस्कस ऑन फ्राइडे। कल समन्वय एट मातोश्री एट 10 AM। क्लियर? That's it for today. Thank you. Good night.